हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग की किस अध्यक्षता में आया था, किसकी अध्यक्षता में आया था, इसके किस उद्देश्य से आया था, इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, क्या सुझाव हैं और इनमें शिक्षा का क्या उद्देश्य है, सभी चीज़ें आज मैं आपको कवर कराऊंगी। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके डीएलएड के एग्ज़ाम्स के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, वो टेट हो, सीटेट, केवीएस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, आईएएस, पीसीएस, जो भी, सभी के लिए ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो हर जगह पूछा जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और हमारे एक प्रशिक्षु हैं जिनका क्वेश्चंस था, जो कल मैंने आपको टॉपिक समझाया था, उसमें आया था वर्ड सीनेट और सिंडिकेट। तो सीनेट क्या होता है, सिंडिकेट क्या होता है, इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में आपको उसको डिस्क्राइब करके बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनको क्यों सीनेट और सिंडिकेट क्या होता है, क्यों सीनेट बोलते हैं, क्यों सिंडिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वही बात बोलूँगी कि अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो तो बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए कोठारी आयोग, आपको पता है जो कोठारी आयोग है वो 1964-66 में चला था। ठीक है, ये कोठारी आयोग जो है इसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 या 66 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ये कब आया और किसकी अध्यक्षता में आया, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद से भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया गया था। यानी आपको पता है अलग अलग आयोगों का, अलग अलग कमीशंस का गठन किया गया था, जिसमें से कोठारी आयोग एक था। हर कमीशन जो है वो भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। यानी जितने भी आयोग आए हैं वो किस वजह से आए हैं, वो भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आए हुए हैं। उसी में एक हमारा कोठारी आयोग भी था। ठीक है, तो कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 14 जुलाई 1964 को। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुआ था। इसीलिए हम इसे कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर दौलत सिंह की कोठारी की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए इसका नाम कोठारी आयोग के नाम पर पड़ गया। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये आपका जो टॉपिक है, और ये इम्पॉर्टेंट ये लाइन भी है, आपकी कई बार पूछी जाती है कि कोठारी आयोग का गठन कब हुआ। तो 14 जुलाई 1964 को हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुआ था। और इसका नाम कोठारी आयोग क्यों पड़ा? क्योंकि ये डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चलिए यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर ग्राफ भी यहाँ पर लाई हूँ, ताकि आप इसको इस ग्राफ वाइज याद कर लेंगे तो ये आपकी लाइंस बन जाएंगी। जैसे आपसे पूछा गया कि हमारा जो कोठारी आयोग है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 या नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? अभी आपने पढ़ा 14 जुलाई 1964 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। कभी कभी लिखकर आता है आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में डॉक्टर DS कोठारी। ठीक है, तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इनका पूरा नाम है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे? इनमें कुल 17 सदस्य थे, जिसमें से 5 विदेशी सदस्य थे। ठीक है, और वो 5 विदेशी सदस्य कौन से थे? जैसे कि हमारे जो फ्रांस के थे, ब्रिटेन के थे, जापान के थे, अमेरिका के थे, रूस के थे, ये सभी के शैक्षिक परिषद के सदस्य थे। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो नई दिल्ली, यानी भारत के नई दिल्ली में बनाया गया था। ठीक है, इसका कार्य क्या था? भारतीय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना, यानी भारत में जो शिक्षा प्रणाली है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, उसकी समीक्षा करना, उसकी जाँच करना और भारत सरकार को इसके सुधार के लिए उचित सुझाव देना। ठीक है, उसकी जांच करना, उसकी समीक्षा करने के बाद जो हमारी भारत सरकार है उसको क्या करना, उसके सुधार के लिए उसको सुझाव देना। ठीक है, चलिए
इसका प्रतिवेदन कब हुआ? इसका प्रतिवेदन 29 जून 1966 में हुआ था। और ये जो हमारा जो कोठारी आयोग है, ये किस उद्देश्य से आया था, किस पर्पज़ से आया था, किस एम से आया था? तो ये देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की वजह से आया था। यानी जो हमारी भारतीय शिक्षा है, ये हमारे जो देश में जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आया था। ठीक है, तो आई होप आपको याद हो गया होगा। जल्दी से बताइए आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि जो कोठारी आयोग है ये हमारे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में आया था। कब आया था? ये 14 जुलाई 1964 में इसका गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में, इसलिए इसका नाम कोठारी आयोग पड़ा। और इस आयोग का जो दूसरा नाम है वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 है। ठीक है, और इसमें कितने सदस्य थे? कुल 17 सदस्य थे, जिसमें से 6 सदस्य जो थे वो आपके कौन से थे? विदेशी सदस्य थे। ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ पर था? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है, भारत के नई दिल्ली में था। ये किस पर्पस से आया था? इसका कार्य क्या था? इसका काम ये था, ये क्यों आया था? इसका काम ये था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना और उसकी कमियों को देखकर भारत सरकार के लिए सुझाव भेजना। ठीक है, उसके सुधार के लिए सुझाव भेजना। इसका प्रतिवेदन कब हो गया? 29 जून 1966 में हुआ था। किस उद्देश्य आया था? किस उद्देश्य से आया था? देश में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इस वजह से ये आया था। तो इतनी लाइन आपको अच्छे से याद हो गई होगी। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। अब देखिए यहाँ पर हम अब इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। वो मैंने इसलिए चार्ट दे दिया कि अगर आप चार्ट भी याद करोगे तो आप अपने आप से सारी लाइंस लिख डालोगे। देखिए, मैंने यहाँ पर एक आइडिया सोचा कि अगर मैं ये आपको इस तरीके से चार्ट दूंगी तो आप इस चार्ट के माध्यम से आप 6-7 लाइन अपने आप से लिख दोगे। ठीक है, वही चीज़ें आपको लिखनी है, इसलिए मैंने उसको चार्ट के माध्यम से दे दिया। ठीक है, तो इस आयोग में कितने सदस्य थे? कुल 17 सदस्य थे, जिसमें से 6 सदस्य विदेशी थे, जैसे कि आपके फ्रांस के, ब्रिटेन के, जापान के, अमेरिका के, रूस के, सभी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इस आयोग ने सभी शिक्षा संबंधित बातों की तरफ अपना ध्यान खींचा, जैसे कि नारी शिक्षा हो गई, ठीक है, और आपकी शिक्षण जागरूकता हो गई, शिक्षा की वित्तीय समस्याएं हो गई। ठीक है, इन सभी के बारे में, इनसे संबंधित बातों की तरफ अपना ध्यान खींचा। ठीक है, फिर क्या है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जो थे, यानी डॉक्टर DS कोठारी जो थे, उस समय क्या थे, जब इन्होंने इस जो है क्या बोलते हैं, शिक्षा का गठन किया, इस राष्ट्रीय शिक्षा का जब गठन किया, तो उस समय जो हमारे दौलत सिंह कोठारी जो थे वो UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, उस समय क्या थे, जब इन्होंने इस कोठारी आयोग का गठन किया तो उस समय ये UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए, इन्होंने क्या किया, प्राइमरी कक्षा में मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। इन्होंने ये बात कही कि जो प्राइमरी कक्षा है उसमें मातृभाषा यानी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है, तो हिंदी के माध्यम से शिक्षा को शुरू किया जाए। फिर इन्होंने कहा कि इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं का पता लगाना व सुझाव देना। यानी जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उनका पता लगाना, उनकी जांच करना, उनकी समीक्षा करना और उसके बाद उस पर कुछ ना कुछ सुझाव देना। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद यह पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए कई ठोस सुझाव दिए। किस रिपोर्ट में क्या कहा? सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए कई ठोस सुझाव दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या सुझाव दिए हैं, चलिए देखते हैं इन्होंने क्या सुझाव दिए। इन्होंने कहा जो कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग के अंतर्गत कहा गया कि जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है वो 10 साल की होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहा? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा जो है वो कितनी होनी चाहिए? 10 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, फिर उच्च माध्यमिक शिक्षा जो है वो 2 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कक्षा 1 से लेकर आप 10 तक। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर 10 तक आप पढ़ाओगे तो कितनी शिक्षा हो गई? 10 साल आपकी क्या हो गई? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हो गई। उसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी आपका क्या है? आपका 11th-12th हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है,
और व्यावसायिक शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। जैसे आप BA BSc BCom करते हो तो ये व्यावसायिक शिक्षा हो गई, ये कितने वर्ष होनी चाहिए? 3 वर्ष की होनी चाहिए। आपको पता अभी भी आपकी जो BA BSc BCom जो आप करते हो वो 3 साल की ही होती है, ठीक है। अगर आप BA करते हो तो भी 3 साल का होता है, BSc करते हो तो भी 3 साल और BCom करते हो तो भी 3 साल, ठीक है। तो शिक्षक कार्य में अनुभव रखने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ये सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पर कहा गया जो शिक्षक कार्य में अनुभव रखने वाले जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति भी की जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने शिक्षा का माध्यम क्या रखा? इन्होंने रखा 10+2+3, यानी कि सबसे पहले इन्होंने क्या रखा? इन्होंने देखो पहले सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वो 1 से 3 वर्ष तक होनी चाहिए, ठीक है, यानी जो प्ले ग्रुप वगैरह होती हैं। उसके बाद जो प्राथमिक शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाए तो उसको प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश यानी कक्षा 1 में प्रवेश देना चाहिए, ठीक है, जब बच्चा 6 वर्ष का है। फिर कक्षा 1, 2, 3 इस तरीके से प्रवेश देना। उसके बाद कक्षा 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, यानी 1 से लेकर 5 तक आपने प्राथमिक विद्यालय देखे होंगे, 1 से लेकर 5 तक चलते हैं। उसके बाद कितने चलते हैं? 1 से लेकर 5 तक चलने के बाद 6 से लेकर 8 तक चलते हैं, ठीक है। उसके बाद 9वीं 10वीं की पढ़ाई होती है। तो 1 से लेकर 5 तक 5 ये हो गए, और 6 से लेकर 8 तक 6, 7, 8 3 वर्ष ये हो गए, 5 3 हो गए 8, और 9 और 10 जो आपका हाई स्कूल होता है वो आपका 2 वर्ष का होता है। तो इस तरीके से जो आपकी जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा वो 2 वर्ष होगी। उच्च माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष यानी इंटरमीडिएट 11th 12th पढ़ते हो, और आपका ये व्यावसायिक शिक्षा है यानी कि BA BSc BCom ये 3 वर्ष की हो गई, ठीक है। इसलिए इन्होंने इसका ये रख दिया 10+2+3, ठीक है, इसका रेशियो रखा। फिर दूसरा पॉइंट है कि माध्यमिक स्तर तक मातृभाषा अंग्रेजी एवं कोई एक अन्य भारतीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए, यानी माध्यमिक स्तर तक कहाँ से शुरू किया जाए? मातृभाषा यानी हिंदी से शुरू किया जाए, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए और कोई एक अन्य भारतीय भाषा में भी शिक्षा प्रदान की जाए। यहाँ पर ये बात की गई। फिर कहा गया कि परीक्षा प्रणाली जो है, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाना चाहिए, यानी परीक्षा प्रणाली में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किया जाना चाहिए जिसमें विद्यार्थी रटने के स्थान पर समझने का प्रयास करें, यानी बच्चों को रटन विद्या पर जोर ना दे करके उनको उनके क्या है उनके अनुभव के द्वारा, उनके वातावरण के द्वारा, उनके पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। वो जो भी अपने आसपास की वस्तुओं को देखते हैं, आसपास की चीज़ों को देखते हैं, उनके आसपास का जो भी वातावरण है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ना कि किताब ऐसी बनाए जो सिर्फ रटने पर ही आधारित हो, ठीक है। तो यही यहाँ पर कहा गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय व महाविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है, विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की जानी चाहिए। फिर कहा गया कि शिक्षकों हेतु रिफ्रेश पाठ्यक्रम लगातार चलाया जाना चाहिए, यानी कि कुछ नया रिफ्रेश यानी शिक्षकों हेतु जो रिफ्रेश पाठ्यक्रम है यानी जो उनके वातावरण से रिलेटेड कुछ नया बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें कहा गया कि इस प्रकार कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक अलग अलग सुझाव दिए, जिसके आधार पर ही स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 में बनाई जा सकी, और जो हमारी क्या है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के नाम से जाना गया, ठीक है। तो कैसी लग रही है वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब शिक्षा आयोग के उद्देश्य क्या थे, ठीक है। तो शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के जो उद्देश्य थे, अगर यहाँ पर कहा जाए कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग कह दिया कोई बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो कोठारी आयोग के क्या उद्देश्य थे, चलिए इसके बारे में देखते हैं कि किस पर्पस से इसको लाया गया। तो आपको पता है कि अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये कोठारी आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। आपको अगर आप इतना भी लिख दोगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था, तो भी ये उद्देश्य आपका इतना भी सही है, ठीक है। अगर 1 नंबर में आता तो आप इतना लिख सकते हो, और अगर 2 नंबर में आता तो थोड़ा सा आपको खींच के लिखना ही होगा। चलिए कैसे लिखना है, चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने देश की परंपराओं और उनकी मान्यताओं के अनुरूप आधुनिक समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने का प्रयास किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से भारत ने राष्ट्रीय विकास के नए युग यानी नवीन युग में प्रवेश किया है, और इस युग में उसके लक्ष्य हैं कि शासन एवं जीवन के ढंग के रूप में धर्मनिरपेक्ष
तंत्र की स्थापना, जनता की निर्धनता का अंत यानी जनता जो भी गरीब है उनकी गरीबी को दूर करना, सभी के लिए रहन सहन का एक उचित स्तर होना चाहिए, एक अच्छा स्तर होना चाहिए। उसके साथ साथ कृषि का आधुनिकीकरण यानी कि कुछ नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कृषि को बढ़ावा दें। ठीक है, फिर क्या है, उद्योगों का तीव्र विकास करना, आधुनिक विज्ञान का प्रयोग आदि, ये सभी बातें यहाँ पर कही गई। ठीक है, यानी कि हर चीज़ में गुणवत्ता लाने की यहाँ पर बात की गई, चाहे वो कृषि विभाग से रिलेटेड हो, चाहे वो विज्ञान भाग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका आधुनिक वस्तु में हो, जो भी चीज़ें हैं सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी स्तरों पर शिक्षा का विस्तार हुआ है, यानी जितने भी स्तर हैं, चाहे वो कृषि विभाग से हो, चाहे वो विज्ञान विभाग से हो, जो भी स्तर हैं सभी पर क्या हुआ है, शिक्षा का विस्तार हुआ है। इसके बावजूद शिक्षा के अनेक अंगों के प्रति व्यापक असंतोष हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सभी नहीं, यहाँ पर सभी होगा, सभी 14 वर्ष की आयु के बालक हेतु तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी है। ठीक है, तो इसको लागू की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए, यानी 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से लोगों में लागू नहीं की गई थी, जिसको लागू करने की यहाँ पर बात की गई। अब शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग के गुण क्या क्या हैं, यानी इनकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, चलिए इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो शिक्षा आयोग के गुण निम्नलिखित हैं। पहला है जन शिक्षा प्रचार एवं प्रसार के लिए व्यवहारिक शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत करना है। ठीक है, यानी व्यवहारिक शिक्षा, बच्चों के जीवन से रिलेटेड शिक्षा का स्वरूप क्या करना है, प्रेजेंटेशन करना है, उसको प्रेजेंट करना है, उसको प्रस्तुत करना है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट ये कहा गया है कि वैज्ञानिक प्रयोगों एवं अनुसंधानों को शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त प्रदान करना, यानी वैज्ञानिक प्रयोग और रिसर्च को शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना, उनका उपयुक्त प्रदान करना है। ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं। फिर क्या है, शिक्षा पर तीसरा पॉइंट है, शिक्षा पर और अधिक धन व्यय करने की सिफारिश की गई, यानी शिक्षा पर जितना धन व्यय किया जाएगा, खर्च किया जाएगा, उतनी ही शिक्षा में जो भी कमियां हैं वो पूरी होंगी। फोर्थ पॉइंट ये था कि सभी छात्रों को प्रजातांत्रिक समानता के अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना है। पांचवा पॉइंट ये था कि माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण व्यवसायोन्मुखी बनाकर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना है, यानी पूरी तरीके से व्यावसायिक तरीके से शिक्षा को बनाकर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करना है। ठीक है, छठा पॉइंट ये कहा गया कि संवैधानिक शिक्षा लक्ष्यों के पूर्ति हेतु ठोस कदम उठाना है। ठीक है, यानी संविधान से रिलेटेड जो शिक्षा का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यानी ठोस कदम उठाना है। अब देखते हैं कि जो हमारे कोठारी आयोग है तो कुछ दोष भी होंगे, हमेशा की तरह हर किसी में गुण हैं तो दोष भी होते हैं। ठीक है, तो शिक्षा आयोग के दोष क्या हैं, चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो शिक्षा आयोग के दोष जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला ये है कि शिक्षा आयोग के प्रयासों के फलस्वरूप बेसिक शिक्षा का स्वरूप समाप्त हो गया है, यानी जो भी बेसिक शिक्षा थी उनका स्वरूप जो था वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अंग्रेजी भाषा पर अतिरिक्त बल देने से भारतीय भाषाओं का विकास अवरुद्ध हो गया। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है, जैसे कि आपने देखा है कि अंग्रेजी भाषा, यहाँ पर कहा गया कि अंग्रेजी भाषा पर अतिरिक्त बल देने के लिए अभी भी आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हो तो वहाँ पर आपसे इंग्लिश की ज़्यादा वहाँ पर मान्यता होती, इंग्लिश में ही सारे, जैसे कि आप नीट वगैरह का एग्ज़ाम देते हो तो जितना आप इंग्लिश ज़्यादा पढ़े होगे तो उस पर इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, या बैंकिंग का एग्ज़ाम्स आप देते हो तो वहाँ पर इंग्लिश का ज़्यादा वहाँ पर फोकस किया जाता है। तो अभी भी यहाँ कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा पर ज़्यादा बल देने से भारतीय भाषाओं का विकास क्या हो गया है, अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है संस्कृति अध्ययन की पूर्ण उपेक्षा की गई है। चौथा कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के आधार को मजबूत बनाने का सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। फिर पांचवा है शिक्षकों को अपेक्षित सुरक्षा प्रदान करने में शिक्षा आयोग पूर्ण असफल रहा है। और छठा ये पॉइंट था कि बालकों का नैतिक व आध्यात्मिक विकास असफल रहा है। भाई ये इंग्लिश में सीख रहे, जैसे आपने देखा होगा कि आपने इंग्लिश में पढ़ा है कि अगर यू बोलते हैं तो यू बड़े के लिए भी बोलते हैं, छोटे के लिए भी बोलते हैं, और आप अपने दोस्त में भी यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, यू का। यू अंग्रेजी भाषा में क्या है, बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी है, और जो आपके दोस्त हैं उनके सामने भी आप यू बोलते हो। लेकिन हमारी हिंदी में क्या कहा गया है, बड़ों के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, आपका इस्तेमाल करते हो, यानी एक आदर, उनका सम्मान कर रहे हो। ठीक है, और अपने दोस्त के लिए आप क्या करते हो, तू और तुम का यूज़ कर लेते हो। ठीक है, ठीक है,
तो इस तरीके से यहाँ पर बात की गई है कि जो बालकों का जो नैतिक व आध्यात्मिक विकास है जो वो क्या हो गया है, असफल रहा है। ठीक है, तो ये आपके हो गया कोठारी आयोग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं कि ये किस उद्देश्य से आया था और इसके क्या सुझाव थे, और इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको चार्ट बताया इसी से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कोठारी आयोग क्या होता है यहीं से पूछा जाता है। इसकी अध्यक्षता इसके अध्यक्ष कौन थे, किसकी अध्यक्षता में आया था, तो आपने क्या पढ़ा, जो हमारा कोठारी आयोग है वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और ये कोठारी आयोग क्यों कहलाए, क्योंकि ये डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में आया था और इसमें 17 सदस्य थे, जिसमें से 6 सदस्य जो हमारे विदेशी थे। इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी बहुत पूछा जाता है। नई दिल्ली, भारत में नई दिल्ली में है। ये किस उद्देश्य से आया था, तो देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना या देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने के आधार पर आया था। तो यही सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्टार्टिंग में ही है जो आपसे पूछी जाती हैं। तो आपका जो पॉइंट था, जो हमारी जो प्रशिक्षिका ने जो क्वेश्चंस पूछा था वो ये पूछा था, मैम सीनेट क्या होता है। तो देखिए जो अमेरिका जो है वो अमेरिकी जो कांग्रेस है वो 2 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, तो 2 भागों में बटी हुई थी, जिसमें से एक भाग जो था जिसमें जो अमेरिका कांग्रेस की जो ऊपरी प्रतिनिधि सभा है उसको हम सीनेट कहते हैं। उसकी जो नीची प्रतिनिधि सभा थी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो सभा होती हैं, ये दोनों सभा क्या करती, सदन जो होते हैं, ये दोनों सदन जो है क्या करते हैं, शक्ति संतुलन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दोनों में से अगर कोई एक क्या होता है, बिगड़ जाता है तो दूसरा उसको संभाल लेता है। ठीक है, अगर एक बिगड़ेगा तो दूसरा उसको संभाल लेता है, इसलिए इसको हम जो है सीनेट के नाम से जानते हैं। और सीनेट जो है ये क्या करता है, ये फैसले लेने की ताकत सबसे ज़्यादा रखता है। ठीक है, सीनेट जो होता है ये फैसले लेने की ताकत सबसे ज़्यादा रखता है। समझ में आ गया आपको। और सिंडिकेट क्या होता है, यानी सीनेट क्या होता है, समझ में आ गया। जो अमेरिकी कांग्रेस की जो ऊपरी प्रतिनिधि सभा है उसे हम सीनेट कहते हैं। ठीक है, सिंडिकेट क्या होता है, देखिए सिंडिकेट के बारे में आपको बता दें। जो सिंडिकेट जो होता है वो कांग्रेस के जो भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का जो एक समूह होता है। यानी कांग्रेस के भीतर जो ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, सिंडिकेट कहते हैं। ठीक है, जिसे हम सिंडिकेट के नाम से बुला सकते हैं। ठीक है, सिंडिकेट क्या, अब ये तो कहोगे नहीं सारी सब जितने भी आपके जो कांग्रेस के भीतर जो ताकतवर और प्रभावशाली नेता हैं तो उनको इकट्ठा करके तो आप ये तो कहोगे नहीं कि कांग्रेस के जितने भी प्रभावशाली नेता है वो आ जाएं, तो उसको उसके लिए एक नाम रख दिया गया जिसको हम सिंडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं, इसीलिए जो क्या होते हैं, कांग्रेस के जो भीतर जो सबसे ताकतवर और जो सबसे प्रभावशाली जो नेताओं का जो समूह होता है उसे हम सिंडिकेट कहते हैं। और सीनेट किसे कहते हैं, अमेरिकी कांग्रेस की जो ऊपरी प्रतिनिधि सभा होती है वो सिंडिकेट कहलाती, सीनेट कहलाती है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो नीची क्या होती है, कांग्रेस की नीची प्रतिनिधि सभा होती है। तो ये जो सीनेट जो होता है ये क्या काम करता है, जब भी कोई भी चीज़ बिगड़ने चलती है तो ये क्या करते हैं, उसको शक्ति प्रदान करते हैं, अपना पक्ष रख देते हैं उसको। जब भी कोई चीज़ बिगड़ती है तो उसमें वो सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। और आपको पता है आपकी क्लास की जो टाइमिंग है वो 2 बजे से है। और मैं लाइव क्लास अभी इसलिए नहीं ले रही हूँ कि अभी भी मेरे आइज़ में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से अभी मैं लाइव नहीं ले पा रही हूँ। ठीक है, तो वही आपकी 2 बजे की टाइमिंग है, चाहे वो आपकी लाइव लूँ या फिर आपकी क्लास लूँ। ठीक है, तो ये आपका ये जो आपकी यूनिट 2nd यूनिट है ये आपकी कवर हो जाए। उसके बाद मैं आपके सोशल साइंस के कुछ आपके टॉपिक्स करवा देती हूँ, क्योंकि बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनसे बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस आपके जो चैप्टर हैं वो करा दिए हैं, लेकिन सोशल साइंस आपका बिल्कुल भी नहीं हुआ है, उसको भी थोड़ा सा मैं कवर करा दूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।